कल हम लोग सर्कुलर कहाँ बढ़ाए यार, आवाज उड़ो। कल हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, लगभग उससे रिलेटेड प्रश्न हम कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा प्रश्न का लेवल ठीक ठाक कर देते हैं। लिखिए, ABCDEF। ऑनलाइन वालों नमस्ते, लिखो अब। एक दो नहीं, छह बैच हैं, और जब तक आप एक बार सोचते हो तब तक वो 40 मैसेज मारते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं न हम किसी के गम में रोते हैं, न किसी के प्यार में खोते हैं, हम तो सिंगल हैं जनाब, 1.5 GB डेटा खत्म करके सोते हैं। अच्छा, इसमें से जितनी पार्टी सिंगल होगी उनके दिल की बात हो गई। और आप लोगों को देख के लगता है कुछ लाइब्रेरी वालों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सिंगल ही हैं, इसलिए लगे रहो। ABCDEF 6 व्यक्ति, ABCDEF 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है। इनमें से 3 विवाहित युगल हैं, मैरिड कपल। इनमें से 3 विवाहित युगल हैं। कोई भी 2 महिला साथ साथ नहीं बैठी है। कोई भी 2 महिला, महिला मतलब फीमेल, साथ साथ नहीं बैठी हैं। पति और पत्नी पति और पत्नी पड़ोसी नहीं है। इनमें से 2 डॉक्टर, दो इंजीनियर और 2 लॉयर हैं। परंतु ये आपस में पति पत्नी नहीं है। इस लाइन का मतलब लिखना नहीं, इस लाइन का मतलब ये होता है 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 लॉयर हैं, ये आपस में पति पत्नी नहीं, मतलब डॉक्टर डॉक्टर की पति पत्नी नहीं होंगे। ठीक है। ए महिला डॉक्टर है, ए महिला डॉक्टर है, उसके ठीक बाईं ओर यानी लेफ्ट में, उसके ठीक बाईं ओर यानी लेफ्ट में
इंजीनियर है। इंजीनियर है। सी का पति डॉक्टर है। सी का पति डॉक्टर है। ई और एफ पड़ोसी हैं। ई और एफ पड़ोसी हैं, परंतु ई लॉयर नहीं है। डी इंजीनियर नहीं है। लिख लिया। प्रश्न नंबर 1, दो डॉक्टर कौन है? प्रश्न नंबर 2, दो इंजीनियर कौन है? प्रश्न नंबर 3, दो लॉयर कौन है? प्रश्न नंबर 4, तीन विवाहित युगल कौन कौन है? तीन विवाहित युगल कौन कौन है? अब आप अपने दिमाग की सारी ताकत लगा दीजिए। क्या हुआ? नहीं, जो बच्चा बोल रहा हाथ उठाए। क्या कह रहे हैं? ए और डी। अच्छा, समझ गए। आप लोग पढ़ते रहिए। कौन किसको डॉक्टर बना रहा है, कौन किसको इंजीनियर, इससे मतलब न मत रखिए। आपका जो बनेगा वही आपके काम आएगा।
बताइए। अच्छा, जब कोई बताता है तो सब ऐसे सिर उठा के शुतुरमुर्ग तरह देखने लगते हैं, अपना काम नहीं करते हो। अलग अलग लोगों की अलग अलग मर्जी, चाहे जहां विवाह करवाएं, तुम अपना काम करो, तुम्हें जहां करना है वहां करो। वालों, मैं दिख इसलिए नहीं रहा कि मैंने आपको टाइम दिया है ना सॉल्व करने के लिए, कि केवल मजे लेने के लिए। आपका आ रहा है, आप आंसर लिखो, मैं देख रहा हूं ना। हो गया? नहीं हुआ? चलिए, अब आप सम्मान से सिर ऊपर करिए। दरअसल एक दो दिन पहले जो मैं बोलता हूं उसे मैं सिद्ध करता हूं, प्रूफ करता हूं। क्या प्रूफ किया वो मैं आपको बता रहा हूं। आप में से जितने लोग गंभीरता पूर्वक इस प्रश्न को हल कर रहे थे, गंभीरता पूर्वक, कुछ रहे होंगे जो दाएं बाएं कर रहे होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि लगभग सभी लोग गंभीरता पूर्वक हल कर रहे थे। आपको सिर्फ एक बात को जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट करना है, एहसास करना है कि जिस वक्त आप इस प्रश्न को कर रहे थे, आज आपने महसूस किया होगा, उस वक्त आपके दिमाग की जितनी एनर्जी थी, आपके पास जितना हुनर था, वो सब आपने इस प्रश्न में लगा रखा था। कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर व्हाट इज द कंसेंट्रेशन? दिस इज द कंसेंट्रेशन। यानी जिस वक्त आप इस प्रश्न को लगा रहे थे, उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था,
यहां तक कि आपके पास जितनी ताकत थी, जितनी समझ थी, जितने पैतरे पता थे, सब आप इसमें लगा रहे थे। दरअसल आपको इसी कंसंट्रेशन की जरूरत है, और यह कंसंट्रेशन कितनी देर का होना चाहिए? कम से कम 2 घंटे का। इस लेवल का कंसंट्रेशन कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। और अगर 4 हो गया, 6 हो गया, तो आपके लिए 6 घंटे ही पर डे पर्याप्त हैं आईएएस बनने के लिए। बट लेवल यही वाला होना चाहिए। अब सवाल है कि ये लेवल जो कभी था ही नहीं, वो तुरंत कहां से पैदा होगा? तो उसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रश्नों को हल करें। आप यकीन माने मेरा, थोड़ी सी कठिनाई होगी, दर्द भी होगा, पर आप अगर कुछ दिन तक इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। ये मैं आपको किस बिहाफ पे कह रहा हूं वो भी आपको रीजन दे दूं। आईआईटी वगैरह में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं स्टूडेंट को बनाने के लिए। क्लास में लेक्चर देकर टीचर चले गए, फिर हॉस्टल में बैठ के रात रात भर प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाते वक्त अगर एक बार भी कंसंट्रेशन हटा कि प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा, तो उनकी 3-4 साल इसी की हैबिट होती है कंसंट्रेट होने की। ऐसा नहीं है कि उनकी मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत वहीं से शुरू होती है, फर्स्ट ईयर से ही। अपना परिवार भी होता है लोगों का। एक फैमिली बॉयज हॉस्टल में होती है, एक फैमिली गर्ल्स हॉस्टल में होती है। लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो 6 से 8 घंटे उनके दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है। तो जब कुछ और नहीं आएगा, जो पढ़ेंगे वही आएगा। इस प्रश्न आपने ये एहसास तो कर ही लिया होगा कि कंसंट्रेशन होता क्या है। और इसी पे एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर आप साइंस में पढ़ा होगा, एक लेंस आता है, आप ऐसे ले लो और आप जब ऐसे करेंगे ना तो यहां से एनर्जी इकट्ठा करके यहां से छोड़ता है, कागज में आग लग जाएगी। आप सर्दी का मौसम चल रहा है, लोग दिन दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, जलते नहीं है, क्योंकि एनर्जी फैल के आती है। जिस दिन एनर्जी कंसंट्रेट होके आएगी, इतनी रोशनी केवल कंसंट्रेट होगी और कागज में आग लगा देगी। कभी आजमा के देख लेना। तो ऐसे ही हमारे दिमाग की कैपेसिटी है। सवाल यह है कि विषय तो हम सारे पढ़ते हैं, पर कोई भी विषय हमें कंसंट्रेट नहीं कर सकता। आप कोई भी विषय पढ़िए, एक पेज पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आएगा, फिर दूसरा पेज पढ़ेंगे, फिर कोई और आइडिया आएगा। कई बार तो ऐसा होगा कि आप पेज का पेज पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग 2 भागों में चल रहा है, एक तरफ पढ़ रहा है, एक तरफ दिमाग में कुछ चल रहा है। कंसंट्रेट हम इस लेवल का नहीं हो पाते कि हमारे पास जितनी भी ताकत है, जितनी क्षमता है, हमें नहीं कहते कि सबकी बराबर है, सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक साथ फोकस हो सकते हैं। तो कोशिश यही करिए, जब तक क्लासेस चल रही है मेरी, अपने समझ का जितना विस्तार कर सकते हैं करिए। अब आइए हम इस प्रश्न पे आते हैं। नो डाउट जब हमने प्रश्न पढ़ा तो पढ़ते ही या लिखते ही हमें लगा कि दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, क्योंकि डेटा बहुत है। 6 व्यक्ति हैं, 3 युगल हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 लॉयर हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई भी महिला पड़ोसी नहीं है, पति पत्नी पड़ोसी नहीं है। बताओ, तो जाहिर सी बात है यहां तक हमें पहुंचना था। तो पहला काम, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो एक काम तो कर ही सकते हैं। यह है वो सर्कुलर टेबल। 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, तो 6 लोगों के लिए हमने कुर्सियां बना दी कि 6 लोग यहां बैठेंगे। ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सभी का मुख केंद्र की ओर था। इतना नेक काम तो हम कर ही सकते थे, पहले हमने ये किया। फिर हमने देखा कि डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको याद हो तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था कि डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम क्या करते हैं। जैसे कहां बताया था वो भी बता रहा हूं। A B से लंबा परंतु C से हल्का है, याद आया? जो सबसे नाटा है वही सबसे भारी था। लंबा से नाटा के क्रम में, भारी से हल्का के क्रम में कोई सेम प्लेस पे नहीं है। इसका मतलब डेटा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड डेटा अगर आपने बगल में नोट नहीं किया तो आप बार बार प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे हल करेंगे, हल होगा नहीं। और यदि हो भी गया तो 8-10 मिनट बाद होगा, तो ऐसे भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो कभी भी जब बड़ा डेटा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप बगल में नोट करते रहिए, और जिस डेटा का इस्तेमाल करते जाइए उसको काटते चले जाइए। तो चलिए, हमने देखा ये 6 व्यक्ति हैं,
3 कपल हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 लॉयर हैं। ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का है, ये आपस में पति पत्नी नहीं है। फिर कहता है कोई भी 2 महिला लगातार नहीं बैठी है, हस्बैंड और वाइफ पड़ोसी नहीं होंगे। बस प्रश्न समाप्त। इतना ही डेटा था हमारे पास। अब यहां मैंने हस्बैंड को एच लिखा है, वाइफ को डब्ल्यू लिखा है। आपको एच और डब्ल्यू से नहीं समझ में आता तो पति और पत्नी लिख लीजिए। यहां मैंने माइनस बना के लिखा है, आप चाहे तो म लिख के, कोई एक म के बगल दूसरी म नहीं बैठेगी, महिलाएं साथ नहीं बैठेंगी। ये इस पे डिपेंड करता है आपने नोट कैसे किया है। मैंने इसलिए नोट किया ऐसा क्योंकि मुझे पता है कि फीमेल को माइनस में लिखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप एम या म कुछ भी लिख सकते हैं। बन गया। सवाल है कि हम शुरू कहां से हो। कल भी बताया था कि पॉजिटिव और कंफर्म डेटा से शुरुआत करते हैं। ए महिला है और डॉक्टर है, इसके ठीक बाएं कौन है? इंजीनियर मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, पर हमने बना के रख दिया। ठीक है। इसके बाद कहता है सी का पति डॉक्टर है, तो जब सी है ही नहीं तो पति कहां से होगा? ई और एफ पड़ोसी हैं, परंतु ई लॉयर नहीं है, तो एक तो पड़ोसी के लिए बहुत से ऑप्शन है, दूसरा अभी लॉयर नहीं पता। अभी नोट बिल्कुल मत करिए, अब पुरानी दुनिया से बाहर निकलिए। क्लास मंगल ग्रह पे चल रही है ना। मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो बहुत गंभीरता से पढ़ो, और जितना सीख सकते हो मेरी क्लास में सीख लो। लास्ट में 5 साल बाद वही होगा, सब कुछ उड़ गया, खाली परफ्यूम बचा रह गया। ठीक है, तो कम से कम परफ्यूम तो अच्छे से लगाओ, एकदम रिलैक्स मोड से देखो। मैं आपको हर बात बताऊंगा कि मैंने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। यही तो सीखना है। नहीं तो कोई भी कह सकता है सर आपको पता है इसलिए आप कहीं भी बैठा दोगे। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता, तो हम सी को बैठा नहीं सकते, ई एफ को बैठा नहीं सकते, डी इंजीनियर नहीं, ये भी यूज नहीं कर सकते। यानी अब हम वहां से कोई डेटा यूज नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे इस दुनिया में। और अगर आपको याद हो तो कल हमने कहा था कि पॉजिटिव और कंफर्म डेटा के बाद उसी से रिलेटेड नेगेटिव डेटा यूज करते हैं। हाँ बोला था। हम तो ऐसे गंभीर ना हो जाओ, क्योंकि मुझे हर बात याद रहती है। और आपको बता दूं मैं याददाश्त का ही टीचर हूं। मतलब अगर आज से किसी क्लास में किसी बच्चे ने कुछ पूछा, आप 5 साल बाद मेरे से मिलना, पूछना कि सर इस क्लास में मैंने पूछा था आपसे बात, मैं कहूंगा हाँ ये मुझे याद है, तुम यहां बैठे थे, ये पूछे थे। क्यों? कैसे याद रहता है? क्योंकि मैं आपकी बात को इवेंट बना देता हूं, और मेरा स्टूडेंट चाहे 50 लाख की भीड़ में हो, है ना, वो जैसे हमें दोबारा दिखेगा मैं उसको तुरंत पहचान जाऊंगा, ये अपना वाला ही है। लेकिन मेरी भी अपनी एक मर्यादाएं हैं। अगर आप किसी पार्क में, रेस्टोरेंट में, मान लिया आप सिलेबस कवर कर रहे हैं और आपने हमसे नमस्कार नहीं किया, तो समझ लो मैंने आपको नहीं देखा। तब आप घबराना नहीं, जो काम कर रहे हो कंटिन्यू चालू रखना। ठीक है। हाँ, आप हमसे नमस्ते कर लेंगे तो हमारे अधिकार की रेखा वहां से शुरू हो जाएगी, फिर मैं आपसे वही पकड़ लूंगा। नहीं, सिंगल में तो कहीं भी हो जाएगा, डबल मिलके सिलेबस कवर कर रहे होंगे तब बचाना। ठीक है, ये समझ जाना कि मैंने पहचान लिया, पर मेरे दिमाग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जाहिर सी बात है, कल हम लोगों ने एक प्रश्न किया था कि 4 पुरुष हैं 4 महिलाएं, याद है? एक का नाम गजाला भी था, है ना, मदन भी था। तो वहां पर हमने क्या किया था, जैसे ही हमने सेटिंग बनाई थी तो फीमेल डिसाइड हो गई थी। तो वहां भी एक लाइन थी कि नो 2 फीमेल आर सिटिंग टुगेदर, कोई भी 2 महिला साथ साथ नहीं बैठी, याद है? तो सबसे पहले हम यही वाला ले लेते हैं। अब ये हमने क्यों लिया? क्योंकि ए महिला है। लिया क्यों? क्योंकि ए महिला है, महिला डिसाइड हो गई है, इसका मतलब महिला के बगल में महिला नहीं बैठेगी, तो यहां बैठेगा पुरुष, यहां महिला, यहां पुरुष, यहां महिला और यहां
बैठ गया। फिर वही सवाल कि इसके बाद क्या? इसके बाद दूसरा नेगेटिव डेटा है हमारे पास, हस्बैंड और वाइफ, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। तो अब हम इसको यूज करने जा रहे हैं। कैसे यूज करेंगे? ये महिला है, ये विवाह करेगी, किससे करेगी? पुरुष से करेगी। नहीं, इसमें कंफ्यूजन मत रहो। सुप्रीम कोर्ट का रूल केवल एक जगह लागू होगा, सोशल इशू में, और कहीं लागू नहीं होता, क्योंकि वहां भी लोग खाली बैठे हैं। लोग ले गए, रिट दायर कर दिए, तो जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कहा गया तुम भी जियो। तो ये बात सच है कि लोगों को फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है ना। तो अब ये महिला पुरुष डिसाइड हो गए, ये महिला है, अब ये विवाह करेगी। अब बताओ किससे करेगी? इससे करेगी, इससे करेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो किससे करेगी? सामने वाले से। ठीक है, सामने वाले से करेगी। क्लियर हो गया? अब ये महिला है, तो सॉरी ये पुरुष है, ये महिला है, ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देख तो सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन विवाह तो किससे विवाह होगा? सामने वाले से। ठीक है, दो जोड़ा सेट हो गया। तो जो बच जाएंगे, कोई कराए या ना कराए, स्वतः शाम को माला वाला पहन के आ जाएंगे, वी आर मैरिड। ठीक है, अब ये दो डेटा हमारा यूज हो गया। फिर हमारे मन में एक सवाल आया कि हस्बैंड ऑफ सी इज डॉक्टर, सी का पति डॉक्टर है, तो सी तो है ही नहीं। ई और एफ पड़ोसी हैं, परंतु ई लॉयर नहीं, ये भी अभी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब सी का पति डॉक्टर है और ई और एफ पड़ोसी है, परंतु ई लॉयर नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें किसको चुनना चाहिए? प्रोफेशन को। आइए देखते हैं। महिला डॉक्टर आपको मिल चुकी है, ठीक है, कार्यक्रम शुरू करते हैं। पुरुषों का इंजीनियर मिल चुका है, ये बगल में बैठा है। अब पुरुषों में दो ही व्यवसाय बचा है, लॉयर और डॉक्टर का, और दो जगह बैठाने हैं, या तो यहां या तो यहां। अब एक जगह डॉक्टर बैठेगा, एक जगह लॉयर। जैसे ही मैंने यहां डॉक्टर लिखना चाहा, ये चिल्लाई कि मैं डॉक्टर से विवाह, तो डॉक्टर तो यहां बैठ ही नहीं सकता, तो यहां कौन बैठेगा? इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, बचा कौन? डॉक्टर। तो डॉक्टर कहां बैठेगा? यहां। जिसके नेटवर्क में आया दोबारा बताऊं? नहीं, कुछ लोग घूर के देख रहे हैं। अच्छा, अपने ऑनलाइन वाले इंतजार रहते हैं कि लास्ट में लिखूंगा कि फिर से बताइए, अब वो मैं बताऊंगा नहीं। ऑनलाइन वाले भी ध्यान सुन लें, ऑफलाइन वाले भी। ऑनलाइन को लग रहा होगा कि मैं कंप्यूटर के सामने पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा ऑनलाइन वाले हैं कहां। ऑनलाइन तो मेरे सामने है स्क्रीन पर, और ऑनलाइन वालों को यह नहीं पता कि यहां कितनी संख्या में ऑफलाइन लोग बैठे हैं, एक एक समान लोग। तो एक बात याद रखना कि एक ही बार बताऊंगा, खूब आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। 50 मिनट में एक प्रश्न हो, पर ढंग का हो, पर दोबारा नहीं बताऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। महिला का डॉक्टर मिल चुका है, काट दिया, कलर चेंज कर दूं जिससे फील आता रहे। पुरुष का इंजीनियर मिल चुका है, काट दिया। अब पुरुषों में दो ही व्यवसाय तो बचा है, डॉक्टर और लॉयर का, और दो जगह पुरुष बने हैं, एक यहां बना है, एक यहां। आप इन दो जगह में से किसी एक जगह पे डॉक्टर और एक जगह पे आपको लॉयर रखना है। तीन पुरुष हैं तो तीन व्यवसाय होगा। अब डॉक्टर या लॉयर ही रख सकते हो, यहां या यहां। अब हमारे पास डॉक्टर लॉयर बचे थे, हमने यहां डॉक्टर रखना चाहा। ए ने कहा कि मैं डॉक्टर से विवाह, क्योंकि ये प्रश्न में लिखा हुआ है आपस में पति पत्नी, तो अगर यहां डॉक्टर नहीं बैठ सकता तो यहां कौन बैठेगा? और डॉक्टर कहां बैठेगा? यहां बैठ गया।
पुरुष का काम तमाम, महिला। इंजीनियर और लॉयर दो ही बची हैं। ये पुरुष इंजीनियर है, इसकी पत्नी इंजीनियर हो सकती है? नहीं, तो क्या होगी? वेरी गुड। और यहां कौन आएगा? क्योंकि दो ही महिला के स्थान थे, एक यहां खाली था, एक यहां खाली था। ये इंजीनियर की पत्नी होगी तो ये इंजीनियर हो नहीं सकती, तो ये लॉयर हो गई, ये इंजीनियर हो गई। ये सारा प्रोग्राम समाप्त हो गया। 3 विवाहित युगल भी हमें विवाह कर लिए हैं। अब आपके पास जो आखिरी डेटा है उसी का इस्तेमाल होगा। हस्बैंड ऑफ सी इज डॉक्टर, सी का पति डॉक्टर है। कहां है पति डॉक्टर? यहां। किसका पति है? सी का। सी कहां बैठेगी? सी का पति डॉक्टर। देखो, जिसको न समझ में आ रहा हो यहां तक हाथ उठा दो। ये बात जब मैं बोलूं तो आप समझ लो कि आप में से बहुतों को मैंने चेहरे को देखा है। जिसको न समझ में आ रहा हो हाथ उठा दो। इधर वालों को सबको क्लियर है? जिसको न क्लियर हो रहा हाथ उठा दो। नहीं उठाओगे तो मैं मान लूंगा कि क्लियर है। आपको क्लियर है? नहीं 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 ना? क्लियर है कि नहीं बस इतना बता दो। नहीं क्लियर है ना? देखा? अब आपसे जब मैं कहता हूं कि सामने वाले से 5 मिनट बात करके मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि कितनी दूर तक इस सिलेक्शन में दौड़ेगा, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि बिना बोले मैं चेहरा देख के बता देता हूं कि सामने वाले के नहीं समझ में आया। ये काफी देर से मुझे ऐसे देख रहे जैसे कोई मिल गया, में जादू नहीं था, उसी स्टाइल में देख रही थी। तो मुझे अंदर से आया कि मुझे बताने की जरूरत है। क्या नहीं समझ में आया? कुछ भी? कुछ भी नहीं आया ना? कि बैठ क्यों रहे हैं, खड़े क्यों नहीं रहते? प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसी पे एक शायरी सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आने लगेगा। देखो, बिना सुनाए वाह वाह करने लगा। एक लड़के ने अपने स्टेटस पे डाला, लिखा स्टेटस पे, सुना है कि जो वादे तुमने हमसे किए थे, सुना है कि जो वादे तुमने हमसे किए थे वो किसी और से निभा रही हो। क्या उससे सचमुच में प्यार हो गया है या उसे भी बेवकूफ बना रही हो? अब मैं आपको तेजी के स्टाइल में समझाता हूं, फिर से एकदम रेडी हो जाओ। जिन लोगों को ना समझ में आओ दोबारा देख लीजिए। शायरी ठीक थी कि नहीं? करे बहुत बेकार थी। अरे पूरा देश ऐसे ही चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। अब आप सोचेंगे कि हमें इतना जानकारी कैसे है। दिल्ली, पटना, प्रयागराज, हर जगह स्टूडेंट पढ़ते हैं। जब उनके दिल का दर्द कोई नहीं सुनने वाला होता है तो कौन सुनता है? तो नीचे आके अपना दर्द बताते हैं और मेरे से उपाय पूछते हैं कि कोई 1-2 उपाय हो बता दीजिए। हमने कहा यार, बनने और टूटने में सालों निकल गए, तुम क्या चाहते हो कि एक लाइन में जवाब होगा इसका? तुम पहले जाओ, जितना रो सकते हो रो, फिर ठंडा पानी पियो, फिर ये सोचो कि और कहां कहां ऑप्शन है, फिर वहां से तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी। रोने से क्या फायदा? इधर देखिए, ये बन गए, 6 लोग बैठ गए। हमने पॉजिटिव और कंफर्म डेटा के यूज किया। ए महिला है और डॉक्टर है, उसके ठीक बाएं में इंजीनियर है। ये तो बैठा दिए। इसको बैठाने के बाद प्रश्न में कहा है कि कोई भी 2 महिला साथ साथ नहीं बैठेंगी। तो यहां महिला है तो यहां कौन बैठेगा?
और चूंकि 6 ही है, तो एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला यहां बैठेगी, यहां पुरुष, यहां महिला और यहां पुरुष। अब देख लो 3 पुरुष दिख रहे हैं और 3 महिलाएं दिख रही हैं। फिर उसने कहा कि हस्बैंड और वाइफ पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ये महिला है, ये अगल बगल इसके 2 पुरुष हैं, इनसे विवाह ये कर नहीं सकती क्योंकि पड़ोसी हैं ये, तो इसका विवाह होगा ऊपर वाले से। ये पुरुष है, ये महिला, ये आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी हैं, इसका विवाह इससे होगा और इसका विवाह इससे होगा। ये 2 डेटा हमने यूज कर लिया। अब आप देखिए, महिला का डॉक्टर हमें मिल चुका है, महिला का डॉक्टर मिल चुका है, पुरुष का इंजीनियर मिल चुका है। अब पुरुषों में 2 ही व्यवसाय बाकी है, डॉक्टर और लॉयर, और 2 जगह यहां और यहां हमें रखना है। एक जगह डॉक्टर रखना है, एक जगह लॉयर। अगर हम यहां डॉक्टर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्शन करेगी, लॉयर रखेंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लिखा है कि डॉक्टर डॉक्टर से विवाह नहीं करेगा, इंजीनियर इंजीनियर से नहीं करेगा, लॉयर लॉयर से नहीं करेगा। तो चूंकि डॉक्टर डॉक्टर से विवाह करेगी नहीं, तो यहां हम डॉक्टर रख नहीं सकते, तो यहां रखेंगे हम लॉयर और यहां हम रखेंगे डॉक्टर। तो पुरुष का सारा हिस्सा खत्म हो गया। महिलाओं में डॉक्टर पहले ही ये मिल चुकी है, बची है इंजीनियर और लॉयर। चूंकि इंजीनियर की पत्नी इंजीनियर नहीं हो सकती, तो इसकी पत्नी इंजीनियर नहीं हो सकती, तो क्या होगी? और एक ही जगह बचा है, तो यहां कौन बैठेगी? इंजीनियर। अब उसने कहा हस्बैंड ऑफ सी इज डॉक्टर, सी का पति डॉक्टर है, तो ये मेल है, डॉक्टर भी है, तो यहां कौन बैठेगी? सी, क्योंकि सी का पति यही होगा और ये डॉक्टर भी है। अब उसने कहा ई और एफ पड़ोसी हैं, परंतु ई लॉयर नहीं है, ई और एफ पड़ोसी हैं। आप यहां यहां रख सकते हो, यहां यहां भी रख सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि यहां तो सी है यहां ए है, तो यहां तो रख नहीं सकते, या तो यहां यहां रखेंगे या तो यहां यहां रखेंगे ई और एफ को। ई और एफ पड़ोसी भी होने चाहिए और ई लॉयर नहीं होना चाहिए, तो अगर यहां यहां रखेंगे दोनों लॉयर हो जाएंगे, इसका मतलब ई यहां होगा और एफ यहां। अब आप देखिए, हमें ए मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, एफ मिल गया, बचा कौन? बी और डी, और 2 पोस्ट बची है, एक इंजीनियर की और एक लॉयर की। अब बी और डी में से एक इंजीनियर है एक लॉयर है, कह रहा है डी इंजीनियर नहीं है, तो क्या होगा? लॉयर। क्या बात है, लॉयर। और यहां आ गया बी, विवाह भी हो गया, जोड़े भी आ गए। लिखाया तो है, कोई लड़की पूरा लिखी है? जरा दिखाना कॉपी। मैंने लिखाया है कि इनमें से 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर और 2 लॉयर हैं, परंतु ये आपस में पति पत्नी नहीं है। ये लाइन लिखाने के बाद मैंने ओरल इसको एक्सप्लेन किया था, लिखवाया नहीं था, ओरल मैंने एक्सप्लेन किया था। क्यों एक्सप्लेन किया था? मुझे लगा था कि आप में से कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन जब ये प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा जो मैंने यहां लिखवाया है। लेकिन मैं एडिशनल में आपको एडवांस में एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, ये बोल दिया था। नो कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। अगर इसका आंसर नहीं आया ना, तो नहीं, अगर नहीं आया तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना आसान भी नहीं था। लेकिन अब आपने ये सीख लिया कि जब डेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो करेंगे कैसे, तो आएगा। आप जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न लिखिए।
नोट हो गया होगा। लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति जो कि आपस में दोस्त हैं, 8 व्यक्ति जो कि आपस में दोस्त हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति जो आपस में दोस्त हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए। लिख लिया। प्रत्येक लंबी भुजा पर, प्रत्येक लंबी भुजा पर 3 दोस्त बैठे हुए हैं। और छोटी भुजा पर एक एक दोस्त है, और छोटी भुजा पर एक एक दोस्त है। बी और सी, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैट, बी और सी के बीच में केवल ए बैठा है। बी और सी के बीच केवल ए बैठा है और ये तीनों दोस्त अलग अलग भुजा पर हैं। ई और एफ समान भुजा पर पड़ोसी हैं। ई और एफ समान भुजा पर पड़ोसी हैं, परंतु ई और जी पड़ोसी नहीं है। जी फॉर गंगानगर, ई और जी पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी नहीं है। डी के ठीक बाएं, डी फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून, डी के ठीक बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, डी के ठीक बाएं सी बैठा है। डी और जी, डी फॉर देहरादून, जी फॉर गंगानगर, डी और जी पड़ोसी नहीं है। प्रश्न नंबर 1, एच के ठीक सामने कौन बैठा है? एच के ठीक सामने कौन बैठा है? प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक छोटी भुजा पर कौन कौन है? प्रत्येक छोटी भुजा पर कौन कौन है? प्रत्येक छोटी भुजा पर कौन कौन है? और तीसरा प्रश्न, प्रत्येक लंबी भुजा पर दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब राइट, प्रत्येक लंबी भुजा पर दाहिनी ओर, दाहिने मतलब राइट, कौन बैठा है? आपका टाइम शुरू।
अच्छी बात है। कौन कौन? जैसे मैं चेहरा देख के जान जाता हूं कि सामने वाले के समझ में नहीं आया, वैसे मैं चेहरा देख के ये भी जान जाता हूं कि सामने वाले का आंसर आ गया। क्योंकि जिसका आंसर आ जाएगा उसके चेहरे पे हैलोजन जलता है। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो ऐसे देखता है जैसे वो संसार में है ही नहीं। आप जहां बैठे हैं ना, जैसे ही आप अपना सिर ऊपर करते हैं और अगर आपके चेहरे पे मेरी नजर गई तो मैं देख के अंदाजा लगा लेता हूं कि इसका आंसर आ गया। पूछ लेता हूं अलग की बात है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यह प्रश्न हमें नहीं आता। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयत कैसा होता है। आयत कुछ ऐसा ही होता है। प्रत्येक छोटी भुजा पर एक एक व्यक्ति बैठेंगे और बड़ी भुजा पे 3 3। देखो, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर ज्यादा चालाक होना बहुत गलत बात होती है। मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम में भी यहां क्लास चलती है, करोल बाग भी चलती है, दिल्ली में भी चलती है। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है, उन्हें आता तो है पर उनके अंदर क्लेवरनेस इतनी है कि वो फंस जाते हैं। तो याद रखें, दिमाग तेज होना अच्छी बात है, कंसंट्रेट होना भी अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है कि एक डिसीजन पे टिके रहना। जनरली क्या होता है कि जैसा हमारा बचपन से नेचर होगा हम वैसे ही होंगे। एग्जाम में आप देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे आपको मिलेंगे कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं और मान लिया कि ऑप्शन बी सही है, एक राउंड बी सही भी करेंगे वो। फिर चूंकि उनकी आदत है डिसीजन न लेने की ना, वो दोबारा इस प्रश्न को पढ़ेंगे। और यूपीएससी इतना इंतजाम रखता है कि अगर दोबारा आपने बाबागिरी किया कि ऑप्शन डी हो जाएगा, और आप डी लगा के आएंगे और जब आप पेपर चेक करेंगे पता चला कि बी ही आंसर था, तो आप इतने अफसोस में होंगे कि 6 महीने तक कोमा से बाहर ही नहीं निकलेंगे। फिर अगले साल का भी अटेम्प्ट चला जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और जब पहले दूसरे दिन सी सेट की क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको याद होगा कि 2 दिन पूरा मेरा समय सिलेबस पे ही फोकस रहा, और मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। पर क्वेश्चन तो यहां से पूछता नहीं, हर एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेता है और हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिसीजन मान लेता है। यूपीएससी की ये थीम है। यूपीएससी क्या चाहता है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक लाइन है, पर्सन शुड बी डिसिसिव, व्यक्ति को हमेशा निर्णायक होना चाहिए। जैसे आपने सोच लिया कि अब कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो कांस्टेबल का भर दो।
आपने सोच लिया कभी कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरना है, यूपीएससी देना है तो यूपीएससी ही दो, फिर कोई कितना भी समझाए आप लेफ्ट राइट ना हो। और ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको भी कि नहीं सर मैं तो डिसीजन ले लेता हूं, लड़कियां भी सोचती है मैं डिसीजन ले लेती हूं, पर मैं जानता हूं, भी व्यवहारिक उदाहरण दूंगा आप समझ जाएंगे डिसीजन नहीं ले पाते। कारण क्या है कि जैसा हमारा मेंटल और बचपन से परवरिश का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही हम होंगे। अगर हम अपने निर्णय के लिए दूसरों पे आश्रित हैं, घर पे मम्मी पापा भैया दीदी मोहल्ले वाले चाचा अंकल फूफा, तो आप यकीन माने जब आप ऑप्शन में डिसीजन लेंगे तो वहां आपसे मिस्टेक होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने डिसीजन स्वतः लेना शुरू करो। धीरे धीरे एक टाइम आ जाएगा कि डिसीजन लेने की आदत हो जाएगी। और यही कारण है, और ये डिसीजन वाला जो रेशियो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। 20% बॉयज डिसीजन नहीं ले पाते, 80% डिसीजन ले लेते हैं और उस पर कायम हो जाते हैं 80%। 20% उनमें भी लफड़ा होता है। और इसका जस्ट उल्टा है लड़कियों में, उनमें से 80% डिसीजन नहीं ले पाती, 20% डिसीजन लेती हैं, और जो डिसीजन लेती हैं वही यूपीएससी में झंडा गाड़ती हैं। ऐसा नहीं वो 80% किसी काम के नहीं है, वो भी ऐसा कर सकती थी, पर उनकी डिसीजन कैपेसिटी थोड़ी कमजोर होती है। और उसका एकमात्र कारण है कि बचपन से चूंकि मम्मी की सराउंडिंग रहती है, मम्मी डिसीजन लेने में थोड़ा आगे पीछे करती हैं, पापा से पूछ के बताते हैं, बचपन से ये सुनी होती है, तो चूंकि मां के करीब रहती है तो उनकी डिसीजन कैपेसिटी थोड़ी कमजोर होती है। लड़की अगर सुबह कुछ और सोची दोपहर तक वो कभी भी बदल सकती है, शाम तक कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे साथ यही हुआ है क्या? ठीक है। और लड़कों के साथ क्या है, लड़कों की परवरिश मम्मी के पास बहुत कम होती है, 4-5 साल तक मम्मी पालती हैं, उसके बाद कौन पालता है? मोहल्ले वाले। अब मोहल्ले वाले कैसी परवरिश करते हैं पता ही है। छोटे से रहोगे, छोटू इधर आ, जाओगे जी अंकल ये लेटर ले ले, वो आंटी को दे आ। छोटू बचपन से ही डाकिया का काम कर रहा है तो डिसीजन ले रहा है। आप देखिए कभी भी लड़कों को लोग जब छोड़ देते हैं, जैसे 7-8 साल को हो गया, मोहल्ले में घूम रहा है तो कोई माँ बाप मना नहीं करते, कहते हैं जाओ फ्रेंड हो, तो लड़का पक्के खड़ा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है फिर अपने माता पिता की भी। अब देखो यहां पर कम टू द पॉइंट, एक लाइन है कि बी और सी के बीच में केवल ए बैठा है। केवल का मतलब देयर इज नो प्लेस फॉर द अदर, मतलब वहां बीच में कोई और नहीं होगा। और ये तीनों दोस्त अलग अलग भुजा पे हैं, तो ए तो बीच में ही बैठेगा, और तीनों अलग अलग भुजा होंगे तो एक कोना आपको पकड़ना होगा। आपने यहां ए रखा, यहां आपने लिखा B/C और C/, बी और सी में से कोई यहां बैठ सकता है। अब जब मैंने ये लिखा तो आप में से कुछ ऑफलाइन वाले और कुछ ऑनलाइन वाले, उनके दिमाग में एक बात आई कि सर आपने यहां से क्यों शुरू किया, इधर से भी तो कर सकते थे। आया? मेरे को पता है आया है। और जिसने अपने दिमाग में ये सोचा वो समझ ले कि मैंने उसके दिमाग को पकड़ लिया। आपकी ख्वाहिशें पूरी। ये रहा ए, B/C और C/, क्लियर हो गया? याद रखना, जो लोग इधर से मुंह करके बैठे हैं ऐसे आपकी तरह, उनका ये लेफ्ट है और ये वाला ये वाले का, इस वाले का भी ये लेफ्ट है और ये, लेकिन जो इधर से बैठे हैं उनका मुंह इधर हो गया, तो अब लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। ये ध्यान रखना, आमने सामने पे लेफ्ट राइट बदल जाता है। ये डेटा हमने बना दिया। फिर उसने कहा ई और एफ समान भुजा पर पड़ोसी हैं, तो ई और एफ यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। इस डेटा को हम छोड़ देंगे। अब हम डेटा ढूंढेंगे बी और सी से संबंधित कोई यदि डेटा होगा तो। एक डेटा है डी के ठीक बाएं यानी लेफ्ट सी बैठा है। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम मान ले कि सी यहां बैठा है तो डी को यहां बैठाना होगा, तो ये डी के राइट हो जाएगा। अगर हम सी को यहां रख दें और डी को यहां रख दें
तो डी के लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जब डी के लेफ्ट ही सी होगा तो सी यहां हो गया, यहां कौन हो गया? क्लियर है? यहां भी आएंगे, यहां का क्लियर कर दिया को साथ ही साथ बताते चलते। यहां आइए, अब अगर आप यहां सी को रखना चाहेंगे तो डी को यहां रखना पड़ेगा, तो ये दाहिने हो जाएगा। तो अब आप ऊपर की ओर चलिए, अगर सी को यहां हम रखे हो बीच में डी को, तो ये बाएं होगा क्योंकि बायां इधर होगा। तो सी यहां, डी यहां और बी यहां। क्लियर है? ई और एफ समान भुजा पे पड़ोसी हैं। अब यहां तो समान भुजा हो नहीं सकती, यही है, तो हम लिखेंगे ई ऑब्लिक एफ ऑब्लिक जी और डी पड़ोसी नहीं है, तो डी जहां होगा यहां जी आ नहीं सकता, इधर सब जगह फुल हो गई है, तो जी कहां आएगा? इसी तरह यहां ई और एफ बैठेंगे, ये जगह फुल हो गई, यहां जी आ नहीं सकता, जी कहां आएगा? एक लाइन और है, जी और ई पड़ोसी नहीं है कि एफ? जी और ई और जी। अरे बाबाओं, क्वेश्चन तो पूरा लिखा करो। डी का तो कर दिया, डी और जी पड़ोसी नहीं है, ये तो बना दिया, एक लाइन और ऊपर में है ई और जी पड़ोसी नहीं है। देखो आंदोलन कर रहे थे। ई यहां नहीं हो सकता, तो ई कहां होगा? यहां, एफ यहां, ई यहां, एफ यहां। एक ही दुनिया में व्यक्ति बचा। अब आप इस प्रश्न की खूबसूरती देखो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। एच के सामने एफ है, एच के सामने एफ है, प्रत्येक छोटी भुजा पर ए और जी और ए और जी है। और जो तीसरा प्रश्न है वही कठिन है। इससे पूछा तीसरे का उत्तर क्या, तो इसने तीनों का नाम बता दिया। ये क्लियर नहीं कर पा रहा था दाहिना है कौन। मैंने पूछा है कि प्रत्येक लंबी भुजा पे दाहिनी ओर कौन है, राइट साइड। तो यहां देखिए, इधर मुंह किया, राइट साइड कौन है, और इधर राइट साइड कौन है। अब आप सोचेंगे उधर करके दिखाओ तो जाने, इधर देखो, दाहिना है ये है दाहिना, तो उत्तर क्या होगा? बी और। तो आप चाहे ऐसे हल करो, ऐसे हल करो, दोनों में सेम उत्तर आएगा। कल सर्कुलर वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे और आशा है आपने कर भी लिया होगा। और जो हम यहां पर डायग्राम बनवाते हैं ना सामने सामने, तो आपने देखा होगा पहला वाला डिग्री पे आधारित था, 60 डिग्री 120 डिग्री। तो जब आप बीच बीच में ऐसे सिस्टम करके बनाएंगे तो डिग्री वाले भी आंसर आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने वर्टिकल पढ़ लिया। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। जैसे 5 दोस्त 5 दिन में 5 विषय पढ़ाते हैं, 3 मंजिली इमारत, इतने फ्लैट, वो उससे लंबा है, वो उससे नाटा है, 6 किताबें रखी थी। सर्कुलर भी कई क्वेश्चन कर लिए, कई वैरायटी में किए। सर्कुलर के जितने क्वेश्चन किए हैं सब अलग अलग वैरायटी के। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब होता है क्षैतिज। याद रखना, एग्जाम में हिंदी माध्यम में वर्टिकल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ऊर्ध्वाधर, और इसको हॉरिजेंटल इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी में नहीं, हिंदी में लिखेगा क्षैतिज। तो हम लोगों ने वर्टिकल पढ़ लिया, ऊर्ध्वाधर, सर्कुलर यानी वृत्ताकार, और अब हम लोग चल रहे हैं हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज की ओर।
ठीक है। क्षैतिज में भी यही तरीका होगा, पॉजिटिव एंड कंफर्म डेटा, उससे रिलेटेड नेगेटिव डेटा, फिर उससे रिलेटेड डेटा, और देन लास्ट में आंसर। यही मेथड यूज होगा। ठीक है, तो लिखिए पहला प्रश्न, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। पांच दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं। परंतु सी किसी किनारे पर नहीं है। परंतु सी किसी किनारे पर नहीं है। बी, बी यानी बॉम्बे, बी दाहिने से दूसरे स्थान पर है। दाहिना मतलब राइट। बी दाहिने से दूसरे स्थान पर है। और ई, ई फॉर एलिफेंट, ई लेटर है, दे दो भाई। ई उसका पड़ोसी नहीं है। ठीक है बेटा, लिखा, ई उसका पड़ोसी। प्रश्न नंबर 1, बाएं किनारे पर कौन बैठा है? प्रश्न नंबर 2, ठीक मध्य में कौन है? ठीक मध्य में, मिडिल में, ठीक मध्य में कौन है? हो ही जाना चाहिए। ये तो एकदम आसान है, पकड़ पकड़ के बिठाओगे तब भी बैठ जाएंगे। हो गया, एकदम आसान है। 5 दोस्त हैं, ऐसे ही बैठेंगे। ए और सी के बीच दो व्यक्ति हैं। ये पॉजिटिव है, कंफर्म नहीं। जैसे वहां था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में 3 विषय है ना। अब एक बात कंफर्म है, दाहिने से दूसरे स्थान पे बी है, दाहिने से दूसरे स्थान पे बी है, तो ये है आपका दाहिना हाथ। यहां से दूसरे स्थान पे कौन है? और ई उसका पड़ोसी। ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब पहली बात तो दो व्यक्ति होने चाहिए, और सी किनारे पे भी नहीं होगा, तो दो व्यक्ति यहीं यहीं रख सकते हैं आप, यहां और यहां, और कहीं जगह ही नहीं है। सी किनारे पे आ नहीं सकता, सी यहां होगा और ए यहां होगा। ठीक है, सी किनारे पे नहीं है तो सी इधर होगा, इधर, ए यहां होगा। अब बचा ई और डी। ई यहां बैठ नहीं सकता, तो कहां बैठेगा? और यहां बैठेगा। आगे आंसर। जिसका ये भी ना आया हो ना, अब क्या ही कहें, हरिद्वार। रियलिटी है ये।
अगर आप में से किसी किसी को ये करने में भी दिक्कत आ गई हो ना, तो आप समझ लें कि आप पंक्ति के एकदम आखिरी किनारे पे खड़े हुए हो और लड्डू 100 लोगों को ही मिलना है और आप 50 लाख लोगों के पीछे खड़े हो। यानी अब आपके पास दो रास्ते, वहीं से घर जाना या अपनी स्पीड इतनी गुना ज्यादा बढ़ा देना कि आप लड्डू लेने के टाइम वहां तक पहुंच जाओ। अगर ये प्रश्न भी नहीं हो पाया है तो, क्योंकि ये किसी एग्जाम में आएगा नहीं, एकदम बेसिक्स था, आसान था। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं से दूसरे स्थान पर जी है, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर जी है। जी फॉर गंगानगर। जिसके दाहिने, दाहिने मतलब राइट, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पे एफ है, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पे एफ है। ए तथा सी किसी किनारे पर नहीं है। डी सी का पड़ोसी है, परंतु एफ का नहीं। बी के बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, बी यानी बॉम्बे, बी के बाएं तीसरे स्थान पे ई है। प्रश्न नंबर 1, एच के पड़ोसी कौन है? प्रश्न नंबर 2, बाएं किनारे पर कौन बैठा है? हो गया? क्या बात है। अगर ये तेजी है तो समझ लो सब कुछ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 व्यक्ति हैं। अब सीख ही लो, क्योंकि जिनके आने थे आ गए। 8 व्यक्ति हैं। ए और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, परंतु ये पॉजिटिव है, कंफर्म नहीं। ए और सी किसी किनारे पर नहीं होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा ए और सी यहां यहां लिख के काट दिया, ठीक है। एक कंफर्म डेटा है। बाएं से कि दाएं से? बाएं से दूसरे स्थान पे जी है, यह है बायां। दूसरे स्थान पे जी है, जिसके दाहिने 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है? एफ, ठीक है। अब आ जाओ, अगला डेटा क्या है? ए और सी किसी किनारे पर नहीं है, लेकिन ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ध्यान से देखो, यहां बैठ नहीं सकते, यहां जी आ गया। एक यहां बैठ सकते हैं, 1 2 3 यहां बैठ सकते हैं। यही 2 जगह है जहां ए और सी बैठेंगे, पर कहां ए बैठेगा कहां सी हमें नहीं पता, तो हमने लिखा ए ऑब्लिक सी। ए ऑब्लिक डी सी का पड़ोसी है, परंतु एफ का, यानी यहां और यहां डी आ नहीं सकता। तो अगर अब हम यहां, चूंकि सी हम या तो यहां रखेंगे या तो यहां, अगर हम सी को यहां रखेंगे तो इधर पड़ोस में जगह खाली नहीं है, और इसको अपने पड़ोस में डी को बैठाना ही बैठाना है। एफ ने कहा मेरे पड़ोस में डी बैठ नहीं सकता, फिर तो बिछड़ जाएंगे। तो सी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। डी यहां पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इधर हो सकता है। डी भी सेट हो गया। अब कहता है बी के बाएं तीसरे स्थान पे ई है। अब बाएं चलने के लिए हमारे पास 2 जगह खाली है, एक यहां खाली है। अगर हम बी को यहां सोचें, मान लो सोचते हैं, तो 1 2 3 यहां तो जगह ही नहीं खाली। अब आप चूंकि यूपीएससी 2026 27 28 के लिए तैयार हो रहे हो, तो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना शुरू कर दो। हो सकता है कि मैं एक बार इस प्रश्न को, ये वाली लाइन मिस करने वाला था, मेरे मन में आया कि मैं बी और ई वाला डेटा ना लिखाऊं। अब बी और ई का डेटा नहीं लिखाऊंगा तो बी ई और एच ये तीनों अनाथ हो जाते। यहां भी हो सकते थे, यहां भी हो सकते थे, और यहां भी हो सकते थे। क्योंकि उसने कहा बी के बाएं तीसरे स्थान पे ई है, ये कंफर्म है, तो यहां से तो हो नहीं सकते, पर यहां से देखते हैं 1 2 3 यहां हो सकते हैं। बचा कौन? आ गया। नींद आ रही है क्या? हे दोस्त, के एल एम एन ओ और पी एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति मतलब रो।
में खड़े हैं। ऑनलाइन वाले बेचारे बड़े आंदोलन करते हैं। KLMNOP, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। इनमें से 2 व्यक्ति नीले ड्रेस में हैं। नीला समझते हो? ब्लू। 2 व्यक्ति नीले ड्रेस में हैं। ड्रेस मतलब शर्ट। शर्ट लिखी लो। नहीं, अभी एक आध कहेगा कि सर हम तो पैंट समझे थे, है ना, लफड़ा होगा। शर्ट लिख लो, ड्रेस की जगह शर्ट लिख लो। 2 नीले शर्ट में, 2 लाल शर्ट में, और 2 हरे शर्ट में हैं। समान रंग वाले, समान रंग वाले मतलब दैट मीन सेम कलर, समान रंग वाले पड़ोसी नहीं है। दोनों नीला के बीच में, दोनों नीला, नीला मतलब ब्लू, दोनों नीला के बीच में एक व्यक्ति है, परंतु वह लाल में नहीं है, परंतु वह लाल में नहीं है। के के यानी कबूतर। के लाल शर्ट में है और दाहिने से दूसरे स्थान पर है। एल और ओ, एल फॉर लव, ओ फॉर ऑरेंज। एल और ओ के बीच 3 व्यक्ति हैं, परंतु ओ नीले में नहीं है। एम और पी, एम फॉर मैंगो, पी फॉर पोएट। एम और पी पड़ोसी हैं। एम और पी पड़ोसी हैं, परंतु एम हरे शर्ट में नहीं है। हरे शर्ट में नहीं है। एम फॉर मैंगो, ठीक है, परंतु एम हरे कमीज में नहीं है। प्रश्न नंबर 1, बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है? बाएं से तीसरे, हु इज ऑन द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट? बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? एल के 2 पड़ोसी कौन है? नीले शर्ट में कौन कौन है? नीले शर्ट में कौन कौन है?
देयर आर 6 फ्रेंड्स दो नीला में है, दो लाल में है, दो हरा में है। पड़ोसी सेम कलर में कभी नहीं होंगे और दोनों नीला के बीच में केवल एक व्यक्ति है और वो लाल में नहीं है ना। तो लाल में नहीं होगा तो किस में होगा? एक डेटा तो ये बन गया। दाहिना हाथ ये है, दाहिने से दूसरे स्थान पे और किस रंग में है? लाल। आप में से जो भी व्यक्ति पॉजिटिव और कंफर्म डेटे का इस्तेमाल करने की टेक्निक को यूज करेगा, आधा रास्ता उसको अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जितने बाबा टाइप के होंगे उनका यहां तो रास्ता कुछ क्लियर भी हो जाएगा, एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि पेपर दिए नहीं हो अभी, और अगर दिए भी होगे तो प्रेशर में नहीं दिए होगे। जिस वक्त आपको लगेगा कि इस बार मेरा हो सकता है, तब जब आप पेपर दोगे तो मेरी कही एक एक बात आपको याद आएगी। जो फेल हो जाते हैं वो भी और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो भी, तमाम स्टूडेंट किसी न किसी माध्यम से हमें यह सूचना जरूर देते हैं कि सारी बातें एक एक बिल्कुल अक्षर से ऐसे ही सही बैठी थी। तो जब मैं कहता हूं कि प्रेशर लेने की आदत डालना शुरू करो तो डालो। पॉजिटिव और कंफर्म डेटा के दाहिने से दूसरे स्थान पे और लाल में है क्लियर। नाउ आई हैव द 2 ऑप्शन, हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम लेटर का इस्तेमाल करें या तो रंग का। कोई भी बुद्धिमान आदमी पहले इस्तेमाल किसका करेगा? रंग का, क्योंकि डेटा दिया हुआ है। नीला हरा नीला, हमारे पास 2 रास्ते हैं रखने के, इधर तो कुछ हो नहीं सकता। या तो हम यहां 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 रख सकते हैं, या तो यहां यहां और यहां रख सकते हैं। चलो मान लो मैंने पहला ऑप्शन चुना कि हमने यहां यहां और यहां रख दिया। ये तीनों बुक हो गए, दोनों नीला खत्म हो गए, एक हरा खत्म हो गया। अब हमारे पास एक हरा और एक लाल बचा। अब आप चाहे हरा को यहां रखो या यहां रखो, एक जगह आपको लाल रखना ही पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा दिस इज द रॉन्ग, गलत हो जाएगा। तो अब हम किसको रखेंगे? नीला हरा नीला, और ये रहा, और यहां आया सारा सिस्टम सेट। एल और ओ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 या 2? 3 व्यक्ति हैं। वैसे ही जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में 3 विषय थे, याद है? अब 3 कैसे आएंगे? यहां तो आ नहीं सकते, यही 2 जगह है, एल और ओ की। फिर उसमें एक कंडीशन है, ओ नीला में, तो ये रहा ओ और ये रहा एम फॉर मैंगो, पी फॉर पोएट। मैंगो और पोएट पड़ोसी हैं, तो पड़ोस में तो इधर ही आसियाना बनेगा, इधर तो अकेले हो जाएंगे। तो और उसके बाद क्या कहता है? एम हरे में, तो किस में होगा? बचा कौन? सारा सिस्टम। और जिसका ये था उसका सही है। मेरी तरफ से जो प्रश्न मैं लिखा के करवाता हूं, सर्कुलर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, लिखा के कराने वाला समाप्त हुआ। अब मैं सोचता हूं नया टॉपिक शुरू ही कर दूं, या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? हो तो हाथ उठाओ। कहां है ये? हाँ, इसको खड़ा करो 4 लोग मिलके। क्या दिक्कत है बेटा, बताओ। कहीं अपॉइंटमेंट है? क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन और करवा दूं? 2 और करवा दूं? ऐसे इशारे बहुत मत किया करो, बैठो।
इशारों इशारों में पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। अच्छा, एक बात बताओ, आज मैं आपकी समझ का इम्तिहान लेता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक कागज पे ये लिख के आपको दे दे जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? इतने में ही समझ गए ना? यही है मोहल्ले द्वारा दिया गया ज्ञान, है ना। अब इस सब्जेक्ट को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, पर ये लिखा है 143, पर आप क्या समझ रहे हो? यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। कभी आप ये सोचते हो कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी है, आप एनर्जेटिक भी हो, पॉजिटिव भी हो, अपॉर्चुनिटी भी है। नेपोलियन बोनापार्टा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अवसरहीन योग्यता निरर्थक होती है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो और आप लाख एलिजिबल हो तो क्या फायदा? तो यदि अवसर ही नहीं होगा तो ऐसी योग्यता किस काम की? तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो आपको अवसर मिल जाए बाई लक, बाई चांस या बाई एफर्ट, तीनों तरह से, इत्तेफाक से मिल जाए, किस्मत से मिल जाए या आपके परिश्रम से मिल जाए। तो जाहिर सी बात है, अवसर आपको मिल गया तो अपनी योग्यता को साबित कर दीजिए। और जिस दिन ये अवसर समाप्त हो जाएगा, आप लाख योग्य रहना, आपको कोई पूछेगा नहीं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनके अंदर योग्यता कूट कूट के भरी है, पर उन्हें अवसर नहीं मिला, तो इसलिए वो बेकार है। और ये लाइन जब बोलूं तो इसका मतलब इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा मुकेश अंबानी के घर से तो है नहीं, सामान्य परिवार से। और सामान्य परिवार के व्यक्ति की स्थिति अगले आने वाले 5-10 साल में बहुत ही वर्स्ट सिनारियो आएगा, बहुत ही बुरी। जिस तरह से अंकल इस समय फायर है, हर देश को कब्जा कर रहा है, आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड वार की कंडीशन पैदा होगी? और वो वर्ल्ड वार की कंडीशन पैदा करेगा और विश्व की जितनी कंट्रीज हैं वो सब सफोकेशन में है। और जाहिर सी बात, जो वन करेंसी पे पूरा वर्ल्ड चल रहा था, ट्रेडिंग का मेथड भी बदलेगा, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी भी घटेगी भी। आप मेरी बात को, मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपका मैं टीचर हूं, और कम से कम 30-35-40 क्लास जो भी चलेगी, 45 क्लास, उतने क्लास तक मैं आपका परिवार का मेंबर हूं। क्लास खत्म तो आगे भी रहेगी, वो व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना मतलब इस 40-45 दिन में 2-3 बातों से डरना सीखो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि सर, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस व्यक्ति कब करता है? हमने कहा या तो गहरी मोहब्बत हो और या तो भयानक डर हो। तो गहरी मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है, पर पढ़ाई से नहीं होगी, ये बात भी मैं जानता हूं, क्योंकि मोहल्ले वालों ने ये नहीं सिखाया था बचपन में। मोहल्ले वालों ने जहां सिखाया था वहां गहरी मोहब्बत हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। अब दूसरा, चूंकि गहरी मोहब्बत हो नहीं सकती पढ़ाई से, तो दूसरा रास्ता है डर, भय। भय 3 तरह का होता है: अपने माता पिता का दबाव का भय, अपने भविष्य का भय, और तीसरा अपने क्षेत्र और समाज का भय। तो क्षेत्र और समाज के भय को तब भी हम हल्के में लेते हैं, कई बार हम माता पिता के भय को भी हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप इस भय को हल्के में मत लो कि आज से आने वाले 5-10 साल बाद सिनारियो बदल जाएगा। 25-50 हजार लाख रुपए कमाने वाला भी गरीबी की श्रेणी में आएगा। और आप ये बात जानते हो कि कोई स्किल्ड नहीं है तो इतना पैसा आएगा नहीं, कोई देगा नहीं। बेरोजगारी चरम पे होगी, महंगाई भी टॉप पे जाएगी। कारण अच्छा, उसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री की कोई बात नहीं है। कारण क्या है? नाउ वर्ल्ड इज द ग्लोबल विलेज। आप जब किसी चीज को, करंट को पढ़ा करो तो ऐसे ही पढ़ा करो कि अब पूरा विश्व एक गांव है, वहां घटी किसी भी घटना का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, हर चीज का प्रभाव। पहले क्या होता था, लोग मैक्सिमम सेपरेट रहते थे तो प्रभाव नहीं होता था, वो होगा।
तो इस मेरी बात को एकदम दिमाग में रखा करो, हर 10-15 दिन में एनालिसिस किया करो। लड़कों का तो तब भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लड़कियां जो पढ़ रही हैं ये भी अंबानी के घर की नहीं है। ये अपने बारे में सोचें कि कितना बुरा सिनेरियो होगा। मैं कई ऐसे अपने स्टूडेंट को जानता हूं, लड़कियों को, जिनकी शादी एसडीएम से हो गई है, किसी की डीएसपी से हो गई, एक दो की आईपीएस से भी हुई है, पर उनका जीवन चूल्हे से बाहर नहीं निकला। उनके लाइफ में आज भी कष्ट ही कष्ट है, कष्ट में कोई परिवर्तन आया नहीं। पैसा है, गाड़ी है, पर हस्बैंड घर पे है ही नहीं, आता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनेगा तो डांटता है। अच्छा, बीच बीच में निकल जाएगा फ्रांस, बताएगा जा रहे हैं सरकारी काम से, पत्नी बोल नहीं सकती, अब वो सरकारी काम से गया है, क्या कर सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके माता पिता ने हमारे जैसे समाज में, देश में, जबकि हमारा समाज बड़ा कंजर्वेटिव समाज है, अगर आपके माता पिता ने मोहल्ले वालों से लड़ करके आपको पढ़ने का मौका दिया है, तो आप अपनी जिंदगी को चूल्हा चौका और बर्तन से बाहर निकालने की सोचो। और ये बात अगर मैं बोल रहा हूं इतनी क्लास के बाद, तो जाहिर सी बात है मैंने लगभग सबका असेसमेंट कर ही लिया होगा। इसलिए किसी को इंडिविजुअल बोलने से अच्छा है कि मैं टीचर हूं, ग्रुप में बोल दूं। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपके 2 ही 3 चीजें काम आएगी। दबाव लगा अपने ऊपर बना के रखिए, भय बना के रखिए, चीजों को समझना सीखिए, और सीसैट के माध्यम से एक बात और सीखिए, कम पढ़िए पर सॉलिड पढ़िए। मंडे टू सैटरडे में हो सकता है आप 15 पेज ही पढ़िए, 2 टॉपिक ही तैयार हो, पर 2 टॉपिक ऐसा तैयार हो कि अब इतिहास में जितने यूपीएससी के क्वेश्चन आए हैं, जो अभी वर्तमान में आ रहे हैं, या इन फ्यूचर भी अगर वहां से कोई क्वेश्चन जनरेट हो, तो आपसे बाहर न जाए। जिनका भी यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, उनका कम से कम 3 विषय बिल्कुल ऐसे उनकी मुट्ठी में होता है, ग्रिप में, और 3 किसी का नहीं है, तो जिनके 2 विषय एकदम मुट्ठी में, उनका तो लगभग पॉसिबिलिटी बनती है। जिनका 3 होता है उनका काम चल जाता है। अब कोई भी 3 विषय जीएस के जो आपको प्रिय हो, उन पे आप इतनी ग्रिप रखिए। और सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 15 से 22-23 के बीच में हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो अगर 3 सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप है, तो इसका मतलब आप 45 से 50 तक पहुंच गए। और जिसकी 3 पे ग्रिप होगी, इसका मतलब वो समझदार भी हो जाएगा, फिर 2-4-5 प्रश्न तो और कर ही लेगा अदर से भी, तो प्री भी क्वालिफाई करेगा, मेंस भी क्वालिफाई करेगा और सफल भी होगा। और जब तक आपका कोई भी से ग्रिप में ना होना आपके, तब तक आप मान लो कि अभी आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो, 50-50 में क्या रखा है, और वहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम कम हो गया है, उस टॉपिक की मैं आज स्टार्टिंग कर देता हूं, कल क्वेश्चन कराऊंगा। दरअसल अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टार्टिंग किए थे, जिसमें हम लोगों ने रैंकिंग पढ़ा, वर्टिकल अरेंजमेंट पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा, हॉरिजॉन्टल पढ़ा, अब इसी में एकदम टॉप लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चलेंगे। और अगर उसको शुद्ध हिंदी भाषा में माना जाए, या देसी भाषा में, या जिसमें विद्यार्थी समझता है, उसे कहते हैं पहेली पजल। लेकिन मैं पहेली पजल इसलिए नहीं कहता क्योंकि यूपीएससी जो पूछता है वो पहेली पजल होता ही नहीं है, वो दरअसल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक्निक कोई भी यूज हो उसी तरह आएगा। अब सवाल है कि यूपीएससी इसकी शुरुआत कैसे किया था। यूपीएससी इसकी शुरुआत ऐसे किया कि जैसे जब आप छोटे रहते हैं, छोटे बच्चे, तो आप में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, कभी सर्दियों में आग के सामने बैठे हो आग तापने के लिए, तो जैसे बुजुर्ग दादा नाना चाचा बैठे होते हैं, तो जिसकी तरफ धुआं जाता है लोग क्या कहते हैं, सास बहुत प्यार करेगी। बताओ, हो सकता है इसकी किस्मत में बाबा बनना लिखा हो, है ना, हो सकता है इसकी किस्मत में सुखी सुख लिखा हो तो विवाह ही ना हो, लेकिन लोग जब धुआं जाएगा तो क्या कहेंगे, सास बहुत प्यार करेगी। पत्नी नहीं करेगी, सास करेगी। वहीं बुजुर्गों की मंडली में कुछ प्रश्न से उभर के आते थे। जैसे मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी रोज कोई ना कोई नई बात ले आके मेरे सामने रखते थे। तब मेरी उम्र मुश्किल से 5 या 5.5-6 साल रही होगी।
तो मैं नाना जी के पास बैठता था और नाना जी मुझे एक सवाल देते थे। बड़े होने के बाद मुझे पता चला उस सवाल ने मेरे जीवन में कितना रोल प्ले किया। मतलब एक नहीं, इसी तरह सैकड़ों प्रश्न वो हमसे पूछते थे। और मैं कभी कभी, अब तो इस दुनिया में नहीं है नाना जी, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि नाना जी ने मेरे जीवन को बनाने में बड़ा योगदान दिया। मतलब उसकी वजह से फायदा यह हुआ कि कोई भी नई किताब आप ले आ दो किसी भी विषय की, और आप 20 मिनट के लिए हमको दे दो, जितने पेज में पढ़ूंगा 10-12, एक राउंड पढ़ूंगा, उसके बाद वो किताब आप लेके आप मेरे से उस 12 पन्ने में कुछ भी पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मानता हूं कि बुनियाद उन्होंने रखी थी। तो मेरे से एक सवाल पूछते थे कि मान लो एक व्यक्ति नदी के किनारे पहुंचा, उसके पास एक शेर है, एक बकरी है और पान की टोकरी है। उसको नदी के उस पार जाना है। नदी की इस किनारे पे एक नाव है, उस नाव पे एक सूचना लिखी गई है, इस नाव से 2 ही लोग पार हो सकते हैं, एक नाव चलाएगा, एक दूसरा कोई भी। अब वो व्यक्ति अकेले है, ये 3 जानवर हैं। तो नाना जी कहते थे उनको पार कराना है। तो मैं कहता था इसमें क्या दिक्कत है, जिस जो मालिक है वो नाव चलाए, किसी एक को लेके जाए, रख के आए, दोबारा ले जाए, तिबारा ले जाए। तो मेरे नाना कहते थे ना, अगर वो शेर को लेके जाएगा तो बकरी पान को खा लेगी। हमने कहा ये भी बात सही है। और अगर वो पान को लेके जाएगा तो शेर बकरी को खा लेगा। अब तुम सोचो कि वो इन तीनों को किस उपाय से उस पार लेके जा सकता है। अब आप बड़े हो गए हो सकता है आपने इसको कई बार सुना भी हो। अब कुछ नहीं होगा तो पान को सर पे रख लोगे, बकरी को पीठ में बांध लोगे, शेर को कहोगे जा, निकल जा, पार कर जाओगे। तो अब जब आप जैसे से बड़े हुए, अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई ना, कि जैसे कहेगा कोई कि आपको मैंने 20 रुपए दिए, 20 रुपए में 20 आइटम खरीदने हैं, न पैसा ज्यादा लगे न पैसा कम हो, आइटम कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 पैसे की एक स्कूटी मिल रही है, 50 पैसे की एक कार मिल रही है और 5 रुपए का एक हेलीकॉप्टर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? 20 रुपए में 20 आइटम खरीदने हैं। फिर आपको जवाब देना है कि आप कितनी स्कूटी खरीदेंगे, कितनी कार खरीदेंगे, कितने हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो ये सवाल वो पूछते थे, तो मैं ये कैलकुलेट करता था कि आखिर कैसे पार होंगे। तो कई बार 2-4 घंटे नींद भी नहीं आती थी, पर दिमाग लगाता था कि नाव पार हो। खैर बचपन में मेरे से नाव पार नहीं हो पाई। बाद में मुझसे पूछता तो जवाब देते थे। वो कहते थे इधर से पहले बकरी को लेके जाएगा, क्योंकि शेर पान नहीं खाएगा। बकरी को उस पार लेके जाएगा, बकरी को वहां बांध देगा, वापस आएगा। इधर से शेर या पान में से किसी एक को लेके जाएगा, किसी को भी लेके जाए, शेर या पान किसी को लेके जाए, और जब उस पार जाएगा तो शेर या पान को वहां रख देगा और उधर से बकरी को लेके वापस आ जाएगा। अब उधर शेर पहुंच गया, बकरी को इधर, जब वो रहेगा तो एक दूसरे को खाएंगे नहीं। आप में से किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि रहेगा तब भी खा सकते हैं? आ रहा हो तो हाथ उठाना। अब शेर को उधर छोड़ के बकरी को लेके चला आया, बकरी को इधर रखा, इधर से पान को लेके गया। अब पान को वहां रख दिया, रख के वापस आया, शेर पान खाएगा नहीं। अगले राउंड में आया तो यहां से बकरी को दोबारा लेके गया, और लेके गया तो पहुंच गया। अब शेर बकरी को नहीं खाएगा, बकरी पान नहीं खाएगी, और तीनों पार कर गए। यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, जिसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसी आधार पर न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल होंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर्स दिए होंगे। जैसे आपने देखा होगा बेसिक न्यूमेरेसी में, इधर 2021, 22, 23, 24 और 25 में कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नंबर से नहीं होते, लेटर से रिलेट करते हैं। तो जो नंबर से ना हो, लेटर से रिलेट करे और बेसिक न्यूमेरेसी में हो, तो इसका मतलब वो बेसिक न्यूमेरेसी यानी मैथमेटिक्स नहीं है, वो दरअसल आपका लॉजिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप उसे कैसे सॉल्व करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा प्रश्न जो मैंने बताया कि 20 रुपए में 20 आइटम खरीदने हैं, आप लिख भी लो 20 रुपए में 20 सामान। ₹25 पैसे की स्कूटी,
50 पैसे की कार और 5 रुपए का हवाई जहाज कर देते हैं। हवाई जहाज, याद रहे 20 रुपए में 20 सामान ही खरीदने हैं। ना सामान कम ज्यादा होना चाहिए, न पैसा ज्यादा लगना चाहिए, न ही आपके पास पैसा बचना चाहिए। आप सोचो, प्रयास करो। कोई बात नहीं, जिनके आ गए सही, सही है। जिनके नहीं आए हैं, अब दिमाग मत खराब करना, आप घर पे करना, ठीक है। जिनके आ गए हैं ठीक है, कल यही टॉपिक होगा, यहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर आपने कर ही लिया था, आज हॉरिजेंटल भी डाल देंगे, तो हॉरिजेंटल भी आप सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। आ गया।